कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है तभी उसको जो है हम बाइजेक्टिव है अगर कोई फंक्शन, तभी हम उसके इनवर्स की बात करते हैं। ठीक हाँ है। हाँ अब okay. इनवर्स से हमारा मतलब क्या है वो समझो तुम। अच्छा देखो, अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी, Three. और इसको हम डिफाइन करते हैं वन मैप्स टू ए, टू मैप्स टू, थ्री मैप्स टू, फोर मैप्स टू, फोर मैप्स टू पी। ठीक है। हाँ और ये एफ एक फंक्शन ए से। अब ये मुझे बताओ ये वन वन है या नहीं है? हाँ मैं वन वन। क्यों वन वन है? ये लास्ट वाला डी, ये लास्ट वाला क्या है? ये पी पी। ओके वन वन, क्योंकि ये दोनों तरफ से इनका क्या कहते हैं, कोई सेम वो प्री इमेज नहीं हो रहा है, और हाँ, कोई हाँ। प्री इमेज नहीं हो रहा है। अगर डायग्राम जो है ऐसे नहीं बन रहा है तो वो फंक्शन वन वन होगा ही होगा। हम्म, अगर डायग्राम में ऐसे बन गया तो वो फंक्शन वन वन नहीं बनेगा। ठीक है ना? मतलब ऐसे मतलब दो चीजें एक ही जगह पे जा रही हैं अगर, हाँ तो हाँ ओके है ओके। ना, तो डायग्राम में ऐसे ऐसे एरो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ऐसे हाँ। बनेंगे। तो हम्म। जैसे यहाँ पे कोई भी जगह पे ऐसा नहीं हो रहा ना, तो किसी भी एलिमेंट की दो प्री इमेजेस नहीं है, प्री में कोई भी एलिमेंट देके हम दो प्री इमेजेस नहीं है, तो फंक्शन अच्छा क्या हो गया? अच्छा, अगर ये इस तरफ होता, जैसे जैसे वन टू का ए होता तो ये नहीं होता। अगर वन टू ए पे चला जाता तो क्या होता? अगर वन, अगर ऐसे होता वन और टू तो दोनों ए पे चले जाते तो उस केस में ए की क्या हो जाती? वो इनटू हो जाता, मतलब दो वो नहीं प्री इमेजेस हो जाती। रहता। हाँ, लेकिन अगर ए बी का टू पे चला गया तो, मतलब इस साइड का कोडोमेन का अगर डोमेन में एक चला गया तो। मतलब ऐसे वन गोज टू ए एंड वन गोज टू बी, ऐसे ना ना ऐसे कह रहे हो? मतलब नहीं, जैसे ए और बी का एक जगह चला गया, ए और बी का अकेले वन पे चला गया तो फिर वो तो वही हो गया। ए और बी का अकेले वन पे चला गया, यही तो बनाया मैंने, ए और बी का दोनों का वन पे चला गया, हाँ 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 हाँ। ऐसे हो गया ना? तो वो तो फिर तो फंक्शन ही इस नहीं केस में रहा। क्या होगा? वन की दो इमेजेस हैं। हाँ तो इसमें इसमें भी तो नहीं होगा। हाँ, इसमें भी तो वन ऑन टू नहीं होगा, मतलब वन वन नहीं होगा। वन वन तो नहीं होगा, पर ये तो बहुत बड़ी कंडीशन को वो कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट। वो फंक्शन ही नहीं होगा, मतलब ऐसा फंक्शन भी ही तो। नहीं होगा, वन की हाँ दो इमेजेस हैं। हाँ, वो वही। देखो, अगर मैं तुम्हारी क्लास के बच्चों के इधर रोल नंबर ले लूं, ठीक है, रोल हम्म। नंबर, और इधर मार्क्स ले लूं, तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे रोल नंबर वन और रोल नंबर सेवन के सेम मार्क्स आए, हो सकता है ना? हम्म। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ मार्क्स ले लूं और यहाँ रोल नंबर ले लूं, तो क्या होगा कि मान लो हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स हमने ले लिए मान लो 60। अब 60 मार्क्स जो है रोल नंबर वन के भी हैं और सेवन के भी हाँ। है ना? हम्म। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा ना, मार्क्स से रोल नंबर तक। पर अगर हम रोल नंबर से मार्क्स तक जाते हैं तो ये फंक्शन बनता नहीं मतलब ओके। है। और रोल नंबर है यहाँ पे, बट अगर हम फंक्शन रोल नंबर को उसके मार्क्स से मैच करेंगे तो फंक्शन बन रहा है। लेकिन हाँ अगर हम मार्क्स को रोल नंबर से मैच करेंगे, उल्टा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब नहीं समझा नहीं मैं, क्यों नहीं बनेगा मतलब, अभी भी तो 60 बात की दो चल। इमेजेस हो गई ना। हाँ तो 62 लोगों के आ रहे हैं मार्क्स तो। 60 जो है वन वन के साथ भी मैप कर रहे हो और 60 तो
अगर यहाँ पर मार्क्स ले लेते हो फर्स्ट सेट में और इधर रोल नंबर ले लेते हो तो वो फंक्शन नहीं बनेगा ना। ऐसे ही मैं समझा रही थी तुम्हें कि भी फंक्शन बनने के लिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होना जरूरी है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। कल को मैं कहूँ इसकी इमेज ये भी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो है ये 1 1 फंक्शन है। अब ये ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है ये फंक्शन? हाँ ऑन टू भी है, मतलब जितना कोडोमेन उसमें दे रखा है उतना ही रेंज में भी ज्वाइन जो कोडोमेन दे रखा है हर एक एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज। प्री इमेज है। रेंज और कोडोमेन सेम आ रहा है। रेंज क्या बन रही है इसमें? रेंज बन रही है ABCP। ABCP और कोडोमेन भी ABCP है। ठीक है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू है। तो अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो वी कैन टॉक अबाउट इट्स इनवर्स। अब इनवर्स की कैसे बात करते हैं हम? एफ इनवर्स जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ माइनस पावर माइनस। तो अगर एफ ए टू बी 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स जो है वो एक फंक्शन होगा फ्रॉम बी टू ए। तो कहां से कहां होगा? बी से ए तक। और उसमें जो है हम सेम मैपिंग लेंगे जो ऊपर है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर f एक फंक्शन है a टू b तो f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। और इसमें जो है ये b बन गया, ये a बन गया, और b में जो है हमने लिए एलिमेंट्स a b c p, और a में हमारे पास है 1 2 3 4। ये हमारी मैपिंग थी। तो मैपिंग वही रहेगी जो ऊपर थी मैपिंग, वो चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 4 मैप्स टू p है तो यहाँ पर p मैप्स टू क्या हो गया? 4। वहां पर 3 मैप्स टू c है तो यहाँ c मैप्स टू 3 हो गया। ठीक है, मैपिंग वही रहनी है। तो f इनवर्स कब डिफाइन होता है? जब फंक्शन जो है a 1 1 और ऑन टू होता है, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट इट्स इनवर्स। और इनवर्स जो होता है इट इज फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर के ए तक। हाँ मतलब उल्टा। और एलिमेंट की मैपिंग वही रहती है जो वहां पर, मतलब हम ये कहते हैं कि, और एफ क्योंकि 1 1 ऑन टू होता है तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। इनवर्स इज ऑलवेज 1 1 ऑन टू। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, तो f अगर x को y पर मैप करता है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब फंक्शन f जो है कोई एलिमेंट x है अगर उसको और y पर मैप कर रहा है तो f इनवर्स क्या करेगा? f इनवर्स किसको कहाँ मैप करेगा? y को x से। वेरी गुड, y को x। ठीक है, समझ गए ना? तो ये हमारे पास ऊपर फंक्शन क्या कर रहा था? हमारे पास क्या था? f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b, f3 इक्वल टू c और f4 इक्वल टू p था। तो f इनवर्स ने क्या किया? f इनवर्स क्या कर रहा है? a को 1 पे लेके जा रहा है। f इनवर्स जो है b को कहाँ लेके जा रहा है? 2 पे। f इनवर्स जो है वो c को कहाँ लेके जा रहा है? 3 पर। देख रहे हो ना ऊपर? और f इनवर्स जो है वो 4 को, सॉरी p को 4, उल्टा लिख दिया मैंने, p को 4। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, ये जो ऊपर तुमने सब बताया। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एफ इनवर्स की बात कब कर सकते हैं? व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हम ये लिखते हैं
कि अ फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल, यही मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा रही थी। अ फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल, अब वो लास्ट वाली क्लास का पढ़ोगे ना, वो ज्यादा समझ आएगी बात। इफ इट इज both 1 1 and on, या if it is bijective, ठीक है। फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल का मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट तब अगर फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होगा। एफ इनवर्स की बात समझ में आई? हाँ हाँ। अब ये समझो कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना क्यों जरूरी है। अगर मान लो फंक्शन 1 1 ना होता, अगर मान लो ये सिचुएशन होती, एक फंक्शन है, हमने ये बनाया, अब तुमने यहाँ पर लिया 1 2 3, कुछ और ले लेते 5 7, ये हमारे पास कोई सेट एक्स है, ये कोई सेट वाई है, यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी एस आर। अब मैंने किया 1 मैप्स टू ए, 2 मैप्स टू ए, 5 मैप्स टू बी, 7 मैप्स टू एस, ठीक है। ऐसे बना दिया। अभी मैं आर हटा रही हूँ, तो अब ये फंक्शन क्या 1 1 है? नहीं, एफ इज नॉट 1 1, क्यों? क्या रीजन दोगे? क्योंकि उसकी प्री इमेज 2 बन रही है और ऊपर से ये तो एक ही 2 प्री इमेजेस हैं, कौन कौन सी? 1 और 2, 1 and 2। तो अब अगर तुम एफ इनवर्स बनाने की कोशिश करोगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये ऐसे बने, ये ऐसे बना, ठीक है। तुमने यहाँ पर लिख लिया ए पी एस और यहाँ पर तुमने लिख लिया 1 2 5 7। तो अब अगर डायग्राम में ए मैप्स टू 1 और 2 करना पड़ेगा हमें, एफ इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो अगर ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो ये क्या होगा? अब ये क्या बन गया? ए की कितनी इमेजेस हो गई? 2 इमेजेस। तो 2 इमेजेस होने से क्या होता है? फंक्शन नहीं रहता, फंक्शन ही नहीं रहता, तो हम इनवर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे, है ना? तो ये तो नॉट अ फंक्शन हो गया। तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो एफ इनवर्स की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी, 2 इमेजेस बन जाएंगी एक एलिमेंट, ठीक है। तो इफ एफ इज नॉट 1 1, एफ इनवर्स कांट बी डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से अगर एफ ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, तुम सोच के बताओ। इफ एफ इज नॉट ऑन टू तो क्या प्रॉब्लम होगी? सोच के बताओ। फिर नॉट ऑन टू का एक डायग्राम बनाओ पहले। नॉट ऑन टू मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है। तो कुछ मुझे एरो डायग्राम तुम जो कहोगे मैं वो मैप करूंगी। हाँ, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू का डायग्राम बताओ कोई भी। नॉट ऑन टू 1 मैप्स टू 1 मैप्स टू ए, हाँ, 2 मैप्स टू सी, 3 मैप्स टू डी, 3 मैप्स टू डी और 4 मैप्स टू आर। अब ये जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी मान ले, तो दिस एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों नॉट ऑन टू है? क्योंकि सी की कोई इमेज ही नहीं है, अपनी इमेज।
हाँ, क्योंकि सी की कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, हाँ, तो सी मतलब की वो प्री रेंज इमेज में नहीं है तो नहीं। इट इज नॉट ऑन टू। अब जब हाँ, तुम एफ इनवर्स बनाओगे तो क्या दिक्कत आएगी तुम्हें? अगर एफ इनवर्स बनाऊंगा तो फिर वो इस तरफ आएगा और क्या कहते हैं उसका इमेज नहीं होगा सी का कोई। किसका इमेज नहीं होगा? सी का कोई हाँ, इमेज नहीं होगा। सी का कोई इमेज ही नहीं बनेगा एफ इनवर्स के अंदर, है ना? तो हाँ। फंक्शन ही नहीं हुआ। फंक्शन में तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ईच हम्म। एलिमेंट शुड हैव इमेज, ठीक है। तो हम्म। एफ इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। हाँ क्या। समझ गए ना? क्यों नहीं डिफाइन हो सकता? क्योंकि एफ फंक्शन है। इनवर्स के अंदर हम सी को कहाँ मैप करेंगे फिर, हाँ। है ना? तो अब ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए। हम्म। हाँ मैम। अब तुम्हारे कोर्स में जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मुझे ये बताओ कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ हमने ले लिया रियल नंबर से आर, तो ये फंक्शन वन वन ऑन टू होगा या नहीं, ये सोचो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे ये फंक्शन ऑन टू नहीं था ऊपर वाला, तो इसमें क्या है, अगर मैं इस बी एलिमेंट बी सेट से सी हटा दूं तो मेरा फंक्शन वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। मैं फिर इसका इनवर्स डिफाइन कर पाते, है ना? इनवर्स डिफाइन करने के लिए अगर हम अपनी कोडोमेन को चेंज कर देते हैं, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है और हम अपनी कोडोमेन को चेंज कर देते हैं, तो वही फंक्शन जो है ऑन टू बन जाता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की कोडोमेन चेंज करते हैं तो वो फंक्शन जो है ऑन टू बन जाता है। हम यहाँ पर बी की जगह कोई सेट सी ले लें, जिसमें एलिमेंट ले लें ए बी डी आर और यही मैपिंग रखें जो हमने रखी हुई है, तो हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू बन जाता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वन वन ऑन टू है या नहीं है? पहली बात, वन ऑन टू है कि नहीं? जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी करती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? थीटा की मतलब वो जो चार्ट होता है इसका उसमें से। हाँ, हाँ, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है साइन की? जब हम वैल्यूज पुट एंगल पुट करते हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है वहां पर? 90 तक। तो एंगल की बात करो, वैल्यू पूछ रहे हो। अच्छा उसके वैल्यूज होते हैं थ्री थ्री होता है वन। वन, वन मैक्सिमम वैल्यू होती है हाँ क्योंकि हाँ और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो। वो तो तुमने टेंथ में पढ़ा था, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। 11th में क्या पढ़ा था? मिनिमम वैल्यू क्या होती है? याद कभी नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज आई हैं तुम्हारी साइन की? हाँ हाँ। किस एंगल पे नेगेटिव आती है? ये 11th में तुमको क्वाड्रेंट पढ़ाए गए होंगे, फर्स्ट कुछ क्वाड्रेंट बताया सेकंड। था क्वाड्रेंट्स का? हाँ फर्स्ट में होता है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में बाकी सब में। यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ हाँ। पर, यहाँ पर साइन क्या होता है? यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव इन दोनों में नेगेटिव है। तो फिर तुमने जीरो कैसे कह दिया मिनिमम वैल्यू? हम्म,
जब नेगेटिव होता है तो 0 कैसे हो सकती है मिनिमम वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है इसकी? नेगेटिव, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट थोड़ी जाती है साइन की वैल्यू, बिल्कुल 11th की पढ़ाई 0। साइन की वैल्यूज जो है -1 से 1 में रहती है, -1 से 1 में रहती है। 90 पर 1, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 180 डिग्री पर 0, और फिर ये 270 डिग्री पर -1। ठीक है, तो साइन 270 -1 होता है, और या साइन ऑफ -90 गए तो वो भी -1, फिर यहाँ 360 डिग्री पर फिर से 0। तो रेंज ऑफ साइन एक्स जो है वो -1 से 1 है। बेटा 11th की पढ़ाई बहुत सारी करनी पड़ेगी तुमको। साइन एक्स की रेंज क्योंकि -1 से 1 होती है, उसकी वैल्यूज -1 से 1 तक की जाती हैं, इसलिए हमारी जब तक ये जो कोडोमेन है वो -1 to 1 नहीं होगा इस जगह तक, तब तक ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इनवर्स साइन इनवर्स पढ़ने के लिए हमें जो इसकी रेंज है उसको -1 to 1 लेना कोडोमेन। और डोमेन क्या लेनी पड़ेगी? क्या साइन फंक्शन 1 1 होता है? साइन फंक्शन 1 1 होता है या उसकी कई वैल्यूज रिपीट करती हैं? मतलब समझा नहीं, मतलब कैसे, मतलब साइन फंक्शन जो है कोई दो एंगल ऐसे होते हैं जिन पर सेम वैल्यू दे। 10th में तो सिर्फ तुम्हारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, तो क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे इसलिए जो है तुम्हें वो माइंड में बैठा हुआ है। लेकिन जब तुमने ये ऑल रियल नंबर्स पर साइन पढ़ा और आगे वाले एंगल्स पे किया, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि एंगल डिफरेंट एंगल्स पर सेम वैल्यू होती है। साइन 180 प्लस थीटा ये अलाइड एंगल में पढ़ा था, तो साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 साइन थीटा। साइन थीटा, ओके। अच्छा, वो जैसे वो -90 वाला भी होता है। हाँ, साइन 180 प्लस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है। तो अगर हमारी साइन जो है वो 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ठीक है, तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होगी? हाफ। वही साइन 30 डिग्री आ जाएगा, हाफ। तो 180 प्लस थीटा पर वैल्यू वही होती है जो साइन थीटा पे होती है। तो 180 प्लस 30 डिग्री कितना हुआ? 210 डिग्री। तो इस पे वैल्यू हाफ। तो ये दोनों एंगल पर वैल्यू हाफ है। इसमें फिर 180 ऐड करोगे तो आंसर हाफ आएगा। जितनी बार भी इसमें 180 ऐड करते रहोगे आंसर सेम आएगा। साइन 180 प्लस थीटा इज साइन। तो क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट करती है। ठीक है, 180 प्लस थीटा नहीं, मैं भी गलत बोल रही हूँ। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 कितना हुआ? 180 माइनस थीटा पर वैल्यू सेम होती है। 180 प्लस थीटा में क्यों नहीं सेम होती? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ तक ये 180 हुआ, ठीक है, और उसके आगे अगर हम चलेंगे
180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा जब हम करते हैं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पर साइन का फर्क आ जाएगा। अगर हम साइन 180 प्लस 30 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस साइन, नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया माइनस। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन। तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट करती हैं साइन की। जैसे साइन 0 डिग्री अगर मैं पूछूं तो 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑल रियल नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम -1 to 1 ले लेते हैं तो 0 डिग्री पर वैल्यू 0। और दोबारा अगर हम 180 डिग्री पर देखें तो भी वैल्यू क्या आएगी साइन की, 180 माइनस 0 इज 180, तो फिर से वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह से 360 पर देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री पर भी वैल्यू फिर से 0। तो 0 की कितनी सारी प्री इमेजेस हो, है ना। साइन जो है, साइन का अगर हम देखें n पाई पर हमेशा 0, मतलब साइन ऑफ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी 180 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल है उस पर इसकी वैल्यू 0 साइन। समझ में आ रही है मेरी बात। ये सब 11th के कोर्स सिलेबस का पार्ट है। साइन ऑफ पाई, पाई समझते हो ना, पाई किसके लिए यूज होता है, हाँ 22/7 है। 22/7 तो रैशनल नंबर था। एंगल में किसके लिए यूज होता है, 22/7 जब कहते हैं तो वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग 180 रैशनल वैल्यू है इसकी। एंगल में किसके लिए यूज होता है पाई, 180। तो साइन ऑफ 2 पाई अगर करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, साइन 3 पाई करोगे तो भी आंसर 0 आएगा। एज लॉन्ग एज एन तुम्हारा इंटीजर है, z लिखो या i लिखो, तो वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, तो साइन जो है इतने सारे एंगल पर सेम वैल्यू देता है। इसी तरह से अगर हम 30 डिग्री देखते हैं तो हमारी वैल्यू हाफ आती है। अगर हम 150 डिग्री लेते हैं फिर से वैल्यू हमारी हाफ आ रही, 180 माइनस थीटा के साथ सेम वैल्यू आएगी हाफ। तो हमारी क्योंकि साइन में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो ये जो है ये 1-1 फंक्शन नहीं है। साइन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। एक एलिमेंट की इनफाइनाइट प्री इमेजेस आएंगी, जितने भी एंगल निकालते रहो, सर्कुलर फंक्शन है ना। तो जैसे ही तुम 360 डिग्री ऐड करोगे सेम आंसर आएगा। अगर 30 में 360 ऐड करोगे तो आंसर हाफ आएगा, 150 में 360 ऐड करोगे तो भी आंसर हाफ आएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। तो जितनी बार 360 ऐड करोगे आंसर साइन थीटा के इक्वली आएगा। तो इसलिए ये फंक्शन 1-1 नहीं है, साइन फंक्शन 1-1 नहीं है, तो हम इसके इनवर्स की बात नहीं कर सकते। तो इनवर्स की बात करने के लिए हमें इसका जो ये डोमेन है इसको रियल नंबर ना लेकर के इस तरह से डोमेन लेना पड़ेगा, सो दैट साइन बिकम्स 1-1 फंक्शन। और जब साइन 1-1 फंक्शन बन जाएगा फिर तभी हम इसके इनवर्स की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे साइन 1-1 नहीं है इसी तरह से कॉस 1-1 नहीं है, इसी तरह से टैन फंक्शन 1-1 नहीं है। ये जितने भी हैं ये हमारे सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस जो होते हैं उनमें वैल्यूज रिपीट होती हैं। जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है,
जब यहाँ से घूम के हम वापस यहाँ पे आते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, फिर घूम के दोबारा से जब वहां पे आओगे फिर सेम वैल्यू आएगी। तो क्योंकि इसकी वैल्यूज रिपीट करती हैं, साइन कॉस टैन सबकी वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होते। तो इनका इनवर्स पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पढ़ने के लिए हमें उसको 1-1 बनाना पड़ता है। तो 1-1 बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी डोमेन हम क्या लें कि फंक्शन जो है 1-1 बन जाए? क्या लें हम इसकी डोमेन? उसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है तुम इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे। है ना, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो, अगर मैं साइन फंक्शन ले लूं फ्रॉम f such that -92 + 9, अगर हम ये ले लें, और इधर अगर हम ले लें -1 to 1 और हम डिफाइन करें f of x = sin। अब अगर हमने डोमेन -90 से 90 ले ली और यहाँ पर कोडोमेन जो है -1 से 1 ले ली, तो अब ये जो f है f इज 1, ये फंक्शन 1-1 बनेगा। लेकिन जब हम r to r लेते हैं तो हमारा f 1-1 नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? यस सिद्धार्थ? हाँ मैम। समझ में आ रही है? हाँ मैम। तो ये तुम्हें ये चीज ये याद करनी पड़ेगी कि हम साइन फंक्शन की क्या डोमेन लें कि हमारा जो है फंक्शन 1-1 बने। तो साइन फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए? -90 to 90। तो अब f इज 1-1 एंड ऑन टू बोथ। इस डोमेन में फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू, तो देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स क्या हुआ? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो साइन इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कब करेगा? जब फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, तो अगर साइन फंक्शन जो है -90 से लेके -1 to 1 है तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f लिख दो या साइन लिख दो, sin लिख दो। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसमें तुम्हें मोटा मोटा जो अभी 12th के हिसाब से समझना है वो ये समझना है कि अगर हमारे पास साइन 30 डिग्री जो है वो हाफ होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ किसके इक्वल होगा? अगर फंक्शन की वैल्यू ये आती है तो इनवर्स फंक्शन जो है वो इस पर ऑपरेट करता है। आंसर क्या आएगा? समझ में आई बात? साइन 60 डिग्री जैसे हमारे पास √3/2 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 किसके इक्वल होता है? 60। तो इनवर्स जो है वो रिवर्स मैपिंग करता है। ठीक है, और हमें डोमेन क्यों रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी साइन फंक्शन की? क्योंकि हमें इसको 1-1 बनाना। जब तक फंक्शन 1-1 नहीं होगा तब तक हम इसकी जो है डोमेन जो है वो, तब तक हम इनवर्स की बात नहीं कर सकते। ठीक है, साइन जो है साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? साइन इनवर्स इसमें ये लिखना चाह रही थी कि अगर तुम्हारे पास मान लो साइन ऑफ -90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी? साइन ऑफ -90 डिग्री पर वैल्यू क्या आती है?
साइन ऑफ माइनस थीटा इज 0। साइन ऑफ माइनस थीटा 0 नहीं लिखा, साइन अच्छा ऑफ माइनस माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज थीटा नहीं ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैसे बेटा पढ़ाई होगी तुम्हारी। हाँ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, माइनस थीटा, हाँ हाँ माइनस साइन ऑफ माइनस 90 इज माइनस माइनस साइन साइन 90। ओके साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 1, तो ये हो गया माइनस, -1। ठीक है। तो साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल होता है -90, ठीक है। हाँ तो ये टॉपिक करने के लिए सबसे पहले तो तुमको इसकी ये चीजें आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें रिवाइज करनी पड़ेगी बैठ के। और दूसरा ये है कि इन फंक्शंस की तुम्हें साइन इनवर्स जैसे है इसकी, ये अगर साइन जो है वो यहाँ से -90 से 90 अगर डोमेन लेते हैं और इसको कोडोमेन लेते हैं, तो साइन इनवर्स जो है वो -1 से 1 इसकी डोमेन बन जाएगी और ये इसकी कोडोमेन है ना। हाँ हाँ अगर साइन फंक्शन जो है उसकी डोमेन -90 to 90 है, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी -1 to 1 इधर वाली, और ये इसकी कोडोमेन हो जाएगी -90 to 90। तो ये तुमको जो तुम्हारी बुक में है ना टेबल बनी हुई है, पेज 40 पर देखो, पेज 40 पर जो टेबल बनी है, हाँ मैम हाँ तो ये टेबल तुमको याद करनी। ओ तो ये इसमें साइन इनवर्स की डोमेन लिखी है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये -1 to 1 है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिस, और ये जा रहा है -90 से 90। तो ये जो ये बनी हुई है ना टेबल ऐसे ही कॉस इनवर्स का है, तो ये तुमको यहाँ पर याद कर, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ। अभी तो इतना याद कर लो, ये टेबल ना पूरा कि ये प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये साइन इनवर्स, साइन को 1 1 बनाने के लिए हमने जो इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है ना यहाँ पर, ये -90 to 90, ये इसकी डोमेन हमने साइन की रिस्ट्रिक्ट की है, तो इससे ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल हो गया, बाइजेक्टिव बन गया। तो क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव बन रहा है इसलिए साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई -90 to 90, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स, ये जो है ये इसकी डोमेन बन गई, कॉस इनवर्स भी ऐसे ही -1 to 1 कॉस इनवर्स की डोमेन होगी। जैसे साइन की वैल्यूज -1 to 1 में आती हैं, ऐसे कॉस की वैल्यूज भी -1 to 1 आती है। अगर कॉस फंक्शन देखें तो इसकी भी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। तो कॉस इनवर्स जो है उसकी भी डोमेन -1 to 1 होती है। ये जो है ये डोमेन है इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन उल्टा ऑपरेट करता है ना, तो ये इसकी डोमेन है। और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो भी इसी तरह से -90 से 90। तो ये तुम्हें याद रखना है कि इसकी डोमेन क्या है -1 to 1 और ये इसके प्रिंसिपल। इसी तरह से tan इनवर्स, tan इनवर्स की जो डोमेन है, tan फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुमने पढ़ी है ना, 0 to 90 टेबल तुमने 10th में पढ़ी थी। तो tan की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती थी वहां पर, tan की tan की मैक्सिमम वैल्यू tan 90 क्या होता है
10 का मैक्स मतलब 1, उसका भी तो 1 ही था, 10 का भी मतलब 1 ही तो था 10 का भी मैक्सिमम वैल्यू। 10 की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। 1090 क्या होता है? 1090 वो तो फिर वो तो नॉट डिफाइंड होता है ना, वो तो कुछ नहीं होता वो तो। 1090 नॉन डिफाइंड होता है ना, तो इंफिनिटी जाता है ना। 1090 टेंड्स टू अच्छा इंफिनिटी। अच्छा ओके हाँ तो मैम। 10 की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है हाँ 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 मैम। और मिनिमम माइनस इंफिनिटी होती है। क्योंकि tan की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है और मिनिमम माइनस इंफिनिटी होती है, तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी होता है। हाँ ठीक है। और ये यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो माइनस ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे, -π/2 से π। कॉस इनवर्स का मैंने गलत लिख दिया, कॉस इनवर्स सॉरी, दिस इज 0 to π। कॉस इनवर्स की मिनिमम प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π होती है। कॉस जो होता है वो पाई पर -1 होता है और 0 पर 1 होता है। तो कॉस इनवर्स की 0 से π होती है, tan इनवर्स की -90 to 90। तो ये तुमको लर्न करना, कम से कम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स इनकी याद करो। ठीक है। और जो सेक इनवर्स है इसका जो डोमेन होगा वो r -1, मतलब सारे रियल नंबर -1 से 1 के बीच के नंबर छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। हाँ ठीक है। और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो देखो, इसकी और सेक इनवर्स की ऑलमोस्ट सेम है। क्या फर्क है? इसमें 0 से पाई वही सेम आता है, लेकिन इसमें π/2 नहीं आता। तो -π/2, π/2 छोड़ के बाकी सारे एंगल्स आएंगे 0 से पाई। तो सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 से पाई, वही जो कॉस इनवर्स वाली है, एक्सेप्ट π/2। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स जो है ये भी सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, -1 से 1 को छोड़ के, -1 और 1 वाला इंटरवल। ठीक है, -1 और 1 ये ब्रैकेट का मतलब इंटरवल है, ये नहीं कि दो नंबर समझो। -1 से 1 के बीच के सारे नंबर छोड़ दो, -1 1 के बीच के सारे नंबर होते हैं वो छोड़ के बाकी इसका डोमेन है। और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो इसी तरह से हमारे पास जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच की -π/2 to π/2 वही आती है। सिर्फ फर्क कितना है कि इसमें 0 नहीं आएगा। एक्सक्लूडिंग 0। 0 क्यों नहीं आता? क्योंकि कोसिकेंट 0 जो है वो अनडिफाइंड। साइन 0 0 होता है, कोसिकेंट 0 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो अनडिफाइंड। और फिर उसके बाद कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो थोड़ा सा अलग है टैन इनवर्स से, क्योंकि इनकी तो देखो इनके जैसी है। कोसिकेंट इनवर्स की ऑलमोस्ट सेम है जो साइन इनवर्स की थी, ये देखो। और सेक इनवर्स की सेम है जो कॉस इनवर्स की थी। लेकिन टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में थोड़ा फर्क है। कॉट इनवर्स में प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 से पाई है, 0 से पाई, जबकि टैन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच -90 to 90। तो ऐसा नॉर्मल अगर याद कर लूं बस तो। हाँ, इसको तो लर्न करना ही है, इन एनी केस लर्न करना है इनको। ये तो तुम्हें लर्न करनी है टेबल। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है ना, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे साइन साइन इनवर्स की डोमेन जो है वो -1 to 1 होती है। अब कहीं पर तुम्हारे पास आ जाए साइन इनवर्स ऑफ 2, तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि 2 तो इसकी डोमेन में होता ही नहीं है।
साइन इनवर्स जो है -1 और 1 के जो नंबर है उनके बीच के नंबर पे आता है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 होती है। तो साइन इनवर्स 2 पर तो ऑपरेट हो ही नहीं सकता। तो ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि या तो तुमसे गलती हुई है और या फिर क्वेश्चन में वो जो है वो आंसर नॉट डिफाइंड बन रहा है। तो इसलिए ये इंसाइट होना जरूरी है कि साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाती हैं। जहां पर साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाती हैं, साइन इनवर्स जो है उन्हीं वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड होता है। ठीक है ना। कोई जो फंक्शन है उसका इनवर्स कहाँ पे डिफाइंड होता है, जैसे यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ फंक्शन डिस्कस किया था। ये जो फंक्शन है यहाँ पर 1 2 3 4 इसकी वैल्यूज हैं, तो एफ इनवर्स जो है 1 2 3 4 पर डिफाइंड है। ये देखो ना, ये तो एफ इनवर्स है। यहाँ पर एफ की वैल्यूज एबीसीपी हैं, तो एफ इनवर्स जो है वो एबीसी पर पी पर डिफाइंड है। और वैल्यूज 1 2 3 4 आ रही है। तो जो ये इसकी रेंज है उस पर डिफाइंड होता है इनवर्स फंक्शन, हमेशा फंक्शन की रेंज पर। जो फंक्शन की रेंज होगी उस पर इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसकी रेंज एबीसीपी है, तो ये एबीसीपी पर डिफाइन। और आंसर हमारे पास 1 2 3 4 आ रहे हैं जो कि इसकी डोमेन है। ऐसे ही इनवर्स फंक्शन जो है वो यहाँ पर -1 1 के ऊपर डिफाइन हो रहा है, क्योंकि साइन की वैल्यूज जो है -1 to 1 जाती है। क्योंकि साइन की वैल्यूज -1 to 1 जाती है, तो इनवर्स फंक्शन इस पर डिफाइन होता है। इस पर डिफाइन होता है, तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में इसके आंसर आते हैं। तो ये प्रिंसिपल ब्रांचेस इसलिए फिक्स कर दी गई हैं कि जिससे कि फंक्शन 1 1 ऑन टू बने, वरना साइन फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं बनता। तो साइन फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हमने उसकी डोमेन -90 to 90 बना। तो साइन फंक्शन की डोमेन अगर -90 to 90 है तो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए। और जब वो 1 1 ऑन टू हो जाता है तो हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इनवर्स फंक्शन जो है, जो इसकी रेंज थी -1 to 1, इसके ऊपर ऑपरेट करता है। और ये जो इसके डोमेन के आंसर थे, एंगल्स जो थे -90 to 90, वो हमारे यहाँ पर आंसर -1 1 से लेकर के -90 90 तक इनवर्स फंक्शन चले। तो अगर हमारे पास sin x इक्वल टू वाई है, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है ना। अगर sin x इक्वल टू वाई है, देन साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -90 to 90। x जो है वो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। तो ये बात तुम्हें समझ में आई? हाँ। ये समझ आ गया? अगर साइन x इक्वल टू वाई है तो देन साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। एक बार दूसरा, x जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, एंगल जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। तो इसलिए तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ब्रांचेस याद होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसे आ सकती है, जैसे साइन 90 भी 0 होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0 होता है। तो अब साइन इनवर्स 0 क्या आएगा? 90 होगा 180 होगा? साइन इनवर्स 0 क्या होगा? 180 होगा कि 180 होगा? 90 होगा। 180 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा 180? क्योंकि वो इसमें आ नहीं रहा है, तो ये है
प्रिंसिपल ब्रांच में। हाँ प्रिंसिपल ब्रांच में है ना, प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पे है, -90 से 90। तो इसलिए तुम्हें प्रिंसिपल ब्रांच याद होनी, तभी तुम टी का आंसर लिख पाओगे। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -90 to 90। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स के जब हम आंसर लिखेंगे तो वो 0 से पाई के बीच में होने चाहिए। ऐसे ही टैन इनवर्स के आंसर क्या होंगे, -90 to 90। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ब्रांच याद, ये 3 याद कर लोगे तो सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की तो वही सेम ही है जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की है, उसी का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है ना। और कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 से पाई है, बस ये अलग से लर्न करिए। तो बेसिकली ये याद कर लो और ये याद कर लो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, पहले ये 4 याद करोगे। कितना याद कर, इनकी डोमेन क्या है और इनकी रेंज, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन है, ये रेंज, ठीक है। हाँ। अब इसमें जो है प्रॉपर्टीज, जो अगला टॉपिक है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इसमें सिर्फ जो तुम्हें पता होना चाहिए वो, एक तो ये बात पता होनी चाहिए जो मैंने नीचे लिखी है कि if sin x equal to y then sin inverse y equal to x provided x belongs to this। इसी तरह से if cos x equal to y, अगर cos of x कहीं पर y दे है तुम्हारे सामने, तो तुम then cos inverse y equal to x लिखोगे provided x belongs to, कहाँ पे होना चाहिए, cos के प्रिंसिपल ब्रांच में। cos के प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, cos का प्रिंसिपल 0 to पाई। 0 to पाई, तो 0 to पाई, समझ आ गया। ऐसे इसी तरह से अगर tan x इक्वल टू y है तो देन ये लिखने से पहले ध्यान देना है, देन tan इनवर्स y इक्वल टू x प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू, क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी, tan का -पाई tan इनवर्स की -90 to 90। हाँ वही सेम ऊपर, ठीक है। तो पहले ये तुम 3 ये याद कर लो और एक कॉट इनवर्स की याद कर लो, ये 4 याद कर लो, वो तो मैं साथ साथ तुम्हें याद करा, ठीक है। तो एक तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट इनवर्स में तुम्हें समझ आना चाहिए वो ये कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर हम करें तो हमारे पास आंसर हमेशा एक्स है। अगर हम फंक्शन ऑपरेट करते हैं और फिर इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो आंसर जो है वो यही आ जाता है जिसके ऊपर ऑपरेट